वहीं की लाइन आगे हम गए नहीं हो पाए। हेलो स्टूडेंट्स, बोले हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम गोइंग टू टीचिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड ओवम विथ फर्टिलाइजेशन। कक्षा 12वीं क्लास है और ये कक्षा 12वीं का तीसरा अध्याय है, जिसमें ये बताया गया है कि उस लेसन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है शुक्राणु एवं अंडाणु की संरचना, उसके साथ निषेचन क्रिया। जैसे बच्चों आपको पता है, इन प्रीवियस क्लास यू नो आल्सो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में थोड़ा स्टडी आपने किया, ओवम में स्टडी किया, लेकिन कक्षा 12वीं में आकर उसका डिटेल स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शुक्राणु की संरचना में मुख्य रूप से आपको क्या देखना है। ये ह्यूमन स्पर्म है और इस ह्यूमन स्पर्म का बाहर से यदि हम देखा जाए तो इसको हम 3 भागों में डिवाइड किए हैं: हेड, नेक, टेल। हेड ये सबसे ऊपर का भाग होता है, नेक मध्य का वाला भाग होता है और टेल सबसे नीचे का भाग होता है। इसके अंदर जो मेन पार्ट होते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हेड है, जिसको हम सिर कहते हैं, ये टैडपोल लार्वा की तरह होता है और इसका आगे का भाग नुकीला होता है। दिस इज द पॉइंटेड पोर्शन ऑफ द स्पर्म, दिस इज नोन एज हेड। इस हेड के अंदर क्या क्या पाया जाता है बच्चों? देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस इज द सेंटर पार्ट ऑफ द स्पर्म, वेयर दे आर सिचुएटेड ऑफ द genetic materials, DNA. In the upper portion of the sperm is situated of the very important point. View of the point is known as acrosomes. Acrosomes जो होता है वो सबसे ऊपर स्थित होता है। इसके बाद हम जैसे जैसे आगे नीचे की ओर आते हैं तो हमको नेक पोर्शन प्राप्त होता है, नेक, गर्दन। इस नेक के अंदर क्या क्या पाया जाता है? देखिए बच्चों, सबसे पहले सेंट्रियोल। 3 प्रकार के सेंट्रियोल यहाँ पर हम आपको दिखाई देंगे। उसमें प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल और रिंग सेंट्रियोल। इसके मध्य में, नेक और टेल के मध्य में स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया का रोल क्या है हम आगे बताएंगे। उससे नीचे की ओर यदि हम चलते हैं तो हमको थिक फाइबर, मोटे तंतु पाए जाते हैं जो स्पर्म की संरचना को बनाते हैं। और उसके नीचे हम चलते हैं तो हमें टेल प्राप्त होता है। टेल इज द लास्ट पोर्शन ऑफ द स्पर्म। बच्चों आपको यहाँ पर बता दें कि शुक्राणु की संरचना एग्जाम में आता है, ये उसमें आप सबसे पहले शुक्राणु की संरचना का यदि आप डिटेल स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप मुख्य रूप से बताएंगे कि ये मानव का जो शुक्राणु होता है वो हेड, नेक और टेल में बटा होता है। हेड के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, इस न्यूक्लियस के अंदर रिप्लाइड क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके बाद यदि एक्रोसोम देखें तो ये एक्रोसोम के जो चारों तरफ से ये ऊपर का पोर्शन जो कैप्सूलनुमा संरचना होती है, जो हेड को कवर किए रहती है आगे की ओर, टोपीनुमा कैपनुमा संरचना होती है जो चारों ओर से इसको आगे की ओर ढके रहती है। और ये एक्रोसोम्स के द्वारा एक्रोसिन और हाइलोरोडेज नामक एंजाइम सेक्रेशन होता है। ये एक्रोसोम्स जब फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है तो उस समय एक्रोसोम के द्वारा सेक्रेट ऑफ द एक्रोसिन एंड हाइलोरोडेज एंजाइम ओवम की परत को डिलीट करती है या उसको तोड़ती है, पेनिट्रेट करती है, तब उसके अंदर प्रवेश करती है ऑन द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। बच्चों आगे चलते हैं। ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का मतलब नियरेस्ट, जो पास में होता है, किसके पास में? हेड के पास में, उसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमल। उससे थोड़ा दूर होता है उसको हम बोलते हैं डिस्टल। और जो सबसे नीचे की ओर जो सेंट्रियोल होता है, जो एक रिंग नुमा संरचना होती है, उस रिंग नुमा संरचना तक ये सेंट्रियोल के अंदर स्पाइरल क्रम में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर 3 प्रकार के सेंट्रियोल है: प्रोक्सिमल, डिस्टल एंड रिंग सेंट्रियोल। दूसरी तरफ हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल क्रम में पाया जाता है।
ये स्पाइरल में पाया जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया का मेन रोल क्या है? जैसा आपको सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी एनर्जी संचित होती है। इस एटीपी एनर्जी के सपोर्ट से ये स्पर्म एक्टिवेट रहता है और इस स्पर्म को एनर्जी भी प्रोवाइड माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होती है, तब तक जब तक कि इस स्पर्म का फर्टिलाइजेशन ओवम के साथ न हो जाए। इसलिए कहा भी गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ पर स्पर्म में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। ये स्पर्म माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल क्रम में पाया जाता है, जो स्पर्म को मोशन करने में, मूवमेंट करने में आवश्यक एनर्जी को देता है, आवश्यक एनर्जी प्रोवाइड करता है, कब तक? जब तक कि वो स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज न हो जाए। किस केस तक? फर्टिलाइजेशन तक। अब आगे बच्चों हम देखें, यहाँ पर टेल, ये जो पूंछ होती है, ये पूंछ इस स्पर्म का सबसे एंड पीस होता है, गर्द करता है और तैरता है। जैसे आप सब जानते हैं कि पूंछ के काम क्या होता है? इस स्पर्म को मोशन करने में, आगे बढ़ने में हेल्प करता है। लेकिन इन सभी सारी चीजों के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। तो बच्चों यहाँ पर बता दें कि जो न्यूक्लियस होता है ये बीच में पाया जाता है, हेड के बीच में, स्पर्म के हेड के बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है। ये न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और इसके साथ ये न्यूक्लियस हैप्लॉइड होता है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज यस बिफोर फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर आपको बता दें कि ये न्यूक्लियस के अंदर उस मेल का, स्पर्म के अंदर उस मेल का जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ये जेनेटिक मटेरियल ओवम के एग के जेनेटिक मटेरियल के साथ मिल जाता है और इस स्पर्म के अंदर उस मेल व्यक्ति का जेनेटिक मटेरियल संचित होता है, जिसमें उस मेल के जेनेटिक अनुवांशिक पदार्थ, जो अनुवांशिक गुण है माता पिता के, वो इस जेनेटिक मटेरियल अर्थात हेड में संचित रहता है और ये डीएनए के रूप में पाया जाता है या आरएनए के रूप में। यहाँ पर डीएनए के रूप में है और ये न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल, जो न्यूक्लियस होता है वो हैप्लॉइड होता है और जेनेटिक मटेरियल डीएनए के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें इस हेड के अंदर मल्टी लेयर्स होते हैं, कई लेयर परत होती है। ये परत ऊपर हेड से लेकर के टेल तक जाती है। उसके नीचे कई परत फाइबर्स की होती हैं। ये फाइबर्स परत थिक होती है, थिक यानी मोटी होती हैं, जो इस स्पर्म को मजबूत बनाती है, साथ ही उसको लोकोमोशन में मदद करती है और उस बॉडी कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करती है। साथ ही साथ आप आगे बढ़ते हैं तो ये थिक फाइबर्स टेल तक जाती है। टेल एंड पोर्शन हमारे स्पर्म का टेल है, ये टेल तक जाती है। इस तरह से बच्चों हम कह सकते हैं कि मनुष्य का जो शुक्राणु है उसको 3 भाग में डिवाइड किया गया, हेड, नेक, टेल। लेकिन बीच में मिडिल पीस भी है, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे बच्चों कि स्पर्म इज हैप्लॉइड। These sperm are formed with the help of spermatogenesis in testes. In other hand, ovum. ये बच्चों फीमेल एक्स स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को यदि हम देखें तो इसके मध्य में न्यूक्लियस पाया जाता है, अंडे का केंद्रक होता है, इसमें भी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके अलावा इसके इस अंडे के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके अलावा यदि हम बाहरी संरचना देखें तो इस अंडे के अंदर कई परत होती हैं और ये परत ऊपर से या बाहर से अंदर की ओर देखें तो हमें कोरोना रेडिएटा इज द आउटर लेयर्स। इन उसके बाद फोलिकल सेल्स की 3 लेयर्स पाई जाती हैं। फोलिकल सेल्स की, ये फोलिकल सेल्स जो होती हैं इस एक्स का प्रोटेक्शन करती हैं, सुरक्षा देती हैं, साथ ही साथ बाहरी आघातों से सुरक्षा देती हैं। फोलिकल सेल्स अंदर की ओर चलते हैं और तो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक परत होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परत जो होती है पूरे अंडाणु को कवर किए रहती है। जैसे कि यहाँ पर भी स्पर्म में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे में कवर रहती है, उसी तरह इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। और अंत में देखें तो उसकी जो नेक्स्ट परत होती है
कोरोना रेडिएटा के बाद उसका नाम है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। इसके अलावा ये न्यूक्लियस मध्य में पाया जाता है एक्स के अंदर, लेकिन यदि इसकी संरचना देखी जाए तो ये गोलाकार होती है। इसके अंदर 3 परत होती है, कोरोना रेडिएटा, फोलिकल सेल्स, जोना पेलुसिडा। इसके अलावा इस सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म, केंद्रक, जेनेटिक मटेरियल्स, डीएनए, जो उस मादा के अंदर यदि उस फीमेल के जेनेटिक मटेरियल के अंदर उस मादा का रंग हेप्लॉइड। तो यहां पर भी बता दें कि जो एक्स होता है उसका भी न्यूक्लियस हेप्लॉइड होता है। अब बच्चों यहां पर हमको देखा जाए कि दोनों के संरचना देखने में ये पता चलता है कि जो स्पर्म और ओवम के बीच में यदि हम डिफरेंस देखें तो स्पर्म इज द फॉर्म इन टेस्टिस, ओवम इज फॉर्म इन ओवरी। स्पर्म is the formed with the help of gametogenesis, ovum is the formed with the help of oogenesis। गैमेटोजेनेसिस की क्रिया के दौरान स्पर्म का निर्माण होता है जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया टेस्टिस के अंदर होती है, जबकि ओवम का निर्माण oogenesis क्रिया के द्वारा होती है और oogenesis क्रिया अंडाणु में होती है। तीसरा, यदि हम यहाँ कंपेयर स्टडी करें दोनों के तो स्पर्म चल होता है, मोटाइल होता है, एक्टिव होता है, साथ ही साथ इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए अंग होते हैं, पूंछ होती है जिसके सहारे ये मोशन करता है, मूवमेंट करता है। जबकि अंडाणु जो एक्स है, ओवा, द प्लूरल वर्ड, ओवम इज द सिंगल वर्ड, यू कैन से इन अदर वर्ड एक्स, जो मादा अंड होता है ये अचल होता है, लेकिन सेफ साइड में स्पर्म के कंपेयर में ये बड़ा होता है, लेकिन गतिहीन होता है, दिस इज द नॉन मोटाइल। अब यह जो है अंडा गतिहीन होता है, क्यों? क्योंकि इसमें मोशन करने के लिए, गति करने के लिए कोई विशेष ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। फिर इसको एनर्जी कहां से प्रोवाइड होती है? जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्स। These are provided of vital proteins for the survival of eggs. In other hand, mitochondria is the important part of the sperm. These are provided of energy for the locomotion, for the movement from one place to another place. दूसरे रूप में यदि हम देखें बच्चों तो ये जो ओवम होता है, ये एक्स जो होता है वो एक डिफरेंट शेप और साइज का है, अर्थात राउंड शेप है, ओवल शेप होता है, और जिसके अंदर हम देखते हैं कि परतें होती हैं। ये परतें इसको प्रोटेक्टिव अर्थात सपोर्ट करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं। उसमें से हमने फोलिकल सेल्स की 3 लेयर्स बताए। इसके अलावा बाहर से यदि देखें तो कोरोना रेडिएटा की परत होती है। ये कोरोना रेडिएटा की परत उसको सुरक्षा देती है बाहरी आघातों से, और साथ ही साथ मल्टीप्लाई फोलिकल सेल होकर के कई भागों में विभाजित होकर कई सेल्स का निर्माण करती हैं। फिर मध्य में साइटोप्लाज्म होता है जहां पर कोशिका द्रव्य के अंदर कोशिका रस, वाटर, मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम आपको बता दें कि एक एक्स के अंदर मुख्य रूप से 3 सेल हैं, 3 पार्ट पाए जाते हैं। 3 पार्ट क्या क्या? एक सेल, एक खोल, एक आवरण, एक ढांचा होता है। दूसरा एक एक्स के बाहरी परत को बोलते हैं एल्बुमिन, जो प्रोटीन की बनी होती है, सफेद रंग की होती है, जिसको हम बोलते हैं एल्बुमिन। उसके मध्य में, अंडे के मध्य में पीला पदार्थ होता है जिसे हम योक कहते हैं। फिर से हम बता दें ये सेल्स, इस एक्स के अंदर के 3 पार्ट, एक सेल, एक खोल, एक आवरण, एक संरचना होती है। उसके अंदर चलते हैं तो एल्बुमिन बाहरी परत होती है, सफेद रंग की होती है, जो प्रोटीन की बनी होती है। उसके अंदर चलते हैं मध्य में अंडे के, उसको हम पीतक या यॉक कहते हैं, जो पीले रंग का होता है। ये दोनों एनर्जी इसमें पाई जाती है जो उस एक्स को सरवाइव करती है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट हमने जोना पेलुसिडा के द्वारा इस एक्स को वाइटल प्रोटीन्स प्रोवाइड होती है जो इसको सरवाइव करती है। कब तक? बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि स्पर्म और ओवम दोनों की संरचना का विशेष महत्व है।
सीबीएसई एग्जाम में, और दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आते हैं। फिर से आपको बताना चाहेंगे कि स्पर्म किसके थ्रू बनता है? स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू, लेकिन बनाने में स्पर्मेटोगोनियम सेल्स, एक स्पर्मेटोगोनियम सेल से 4 स्पर्म बनते हैं, जबकि एक ओगोनियम सेल्स से एक ही एग्स का निर्माण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसके अंदर स्पर्म बनता है? टेस्टिस के अंदर। ओवम किसके अंदर बनता है? ओवरी के अंदर। यह स्पर्म मोटाइल होता है, जबकि ये नॉन मोटाइल होता है। स्पर्म हेड नेक टेल 3 भागों में बटा है, जबकि ये राउंड शेप होता है, नॉन मोटाइल होता है, और इसमें 3 परत होती है, कोरोना रेडिटा, follicle cells up to the 3 layers, and last one zona pellucida। इसके अंदर जोना पेलिसिडा के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कवर्ड होती है, जो दोनों में कॉमन है। इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कवर्ड होती है, जो चारों ओर, हेड के चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की परत होती है, जो हेड को सुरक्षा देती है, साथ ही साथ उसको क्लियरेंस प्रदान करती है। तो हेड का जो पोर्शन होता है स्पर्म का, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कब तक? जब तक कि फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं हो जाती, तब तक इसको जीवित करने के लिए, सर्वाइव रखने के लिए एनर्जी कहां से प्रोवाइड होती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द इंपॉर्टेंट पार्ट व्हिच इज प्रोवाइडेड ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी अप टू द प्री फर्टिलाइजेशन। जैसे फर्टिलाइजेशन के पूर्व तक, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता, तब तक ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। बच्चों, यहाँ पर आपको बता दें कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन, और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या घटनाएं होती हैं फर्टिलाइजेशन, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। प्री फर्टिलाइजेशन, जैसे नाम से पता चल रहा है, ये निषेचन के पूर्व की अवस्था होती है। प्री फर्टिलाइजेशन इज स्टेज ऑफ बिफोर फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत स्पर्म स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया द्वारा बनता है। साथ ही साथ स्पर्म और ओवम दोनों गैमेट सेल, मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों पास में आते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया प्री फर्टिलाइजेशन के पूर्व की है, और निषेचन के पहले ये गैमेट्स मूव करके एक्स के पास तक आते हैं। निषेचन क्रिया अभी नहीं हुई, अभी प्री फर्टिलाइजेशन केस की बात कर रहे हैं, जिसमें दो क्रियाएं इवेंट्स होती हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में स्पर्म फॉर्मेशन होता है टेस्टिस में, फिर स्पर्म और ओवम अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया के दौरान बने हुए स्पर्म मूव करते हुए वो बाहर आता है, यानी स्पर्म का निर्माण होने के बाद वो बाहर आता है टेस्टिस से। दूसरा यहाँ पर हम बता दें, दूसरी घटना है फर्टिलाइजेशन। निषेचन वह जैविक क्रिया है जिसमें मेल गैमेट्स स्पर्म, फीमेल गैमेट्स ओवम दोनों को फ्यूज होते हैं, दोनों के केंद्रक आपस में मिलने की घटना को निषेचन कहते हैं। फिर से बता दें, फर्टिलाइजेशन इज द वाइटल प्रोसेस व्हिच इज द मेल गैमेट्स न्यूक्लियस एंड फीमेल गैमेट्स न्यूक्लियस बोथ आर फ्यूज ईच अदर then completed of fertilization process।
You can say the number of X chromosomes of sperm and number of X chromosomes are ovum, both are fuse each other, then form 2X. These 2X is the new cells is the form of zygote. X plus X is equal to 2X. The number of X haploid cell, the number of X haploid cell, number of X gametes, number of X ovum, haploid plus haploid is equal to diploid. These diploid cells already form in zygote. zygote को हम हिंदी में युग्मनज बोलते हैं, यानी युग्मक प्लस युग्मक मिलकर के युग्मनज बनाते हैं। लेकिन किसका युग्मक? इन द केस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जैसे यहाँ पर जो आपको संरचना दिख रही है कि यहाँ पर एक ओवम है, लेकिन स्पर्म की संख्या ज्यादा है। निषेचन की प्रक्रिया में स्पर्म ज्यादा बनते हैं, ज्यादा ओवम के पास आते हैं, लेकिन ओवम एक ही रहता है। उसको फर्टिलाइज करने के लिए अरबों स्पर्म आते हैं और ये चारों तरफ से स्पर्म इस ओवम की दीवार के पास आ जाते हैं और पेनिट्रेट सब नहीं कर पाते। उसमें से सिर्फ लाखों अरबों स्पर्मों में, मिलियन स्पर्मों में सिर्फ एक स्पर्म ही ओवम की दीवार को पेनिट्रेट करता है विद द हेल्प ऑफ एक्रोसिन नामक एंजाइम्स प्लस हाइलोरिनिडेज नामक एंजाइम्स की उपस्थिति में ये स्पर्म सेल्स इस एक्स के अंदर पेनिट्रेट होकर के इस फीमेल न्यूक्लियस से फ्यूज होते हैं। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि एक ये जो एक सेल है वो एक होती है, लेकिन नंबर ऑफ स्पर्म सेल बहुत होते हैं। किस क्रिया केस में? फर्टिलाइजेशन केस में। तो फर्टिलाइजेशन वह क्रिया है जिसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक मिलकर के zygote बनाते हैं, अर्थात युग्मक प्लस युग्मक मिलकर के युग्मक बनाते हैं। किंतु द नंबर ऑफ सेल्स haploid plus haploid cells, haploid plus haploid chromosomes number are mixed each other, fuse each other, combine each other, then form zygote. The number of chromosomes number is diploid. Diploid is 2x, haploid x. x किसका है? स्पर्म का। ओवम का भी क्या है? x, यानी x haploid का भी है और x किसका है? ओवम का भी है। तो x और x मिल जाते हैं तो डिप्लॉयड zygote बनाता है। अब बच्चों यहाँ पर फर्टिलाइजेशन क्रिया के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्रिया आती है, अर्थात निषेचन के बाद होने वाली घटना। निषेचन के बाद क्या होते हैं? मुख्य रूप से आप जैसे कि जान चुके हैं कि निषेचन के बाद zygote का फॉर्म होता है। zygote इज द फॉर्म आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। दूसरी प्रक्रिया क्या होती है? जब zygote द्विगुणित होता है, अवस्था रहता है, इस zygote का युग्मनज का ग्रोथ डेवलपमेंट होता है, पोषक तत्व ग्रहण करके वृद्धि विकास करता है। तो ये युग्मनज या zygote इज कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। zygote किस में बदल जाता है बच्चों? भ्रूण में बदल जाता है, एम्ब्रियो में बदल जाता है। और ये एम्ब्रियो धीरे धीरे फर्टिलाइज एक यूट्रस में जाता है, वहां इम्प्लांटेशन होता है, वहां पर उसको आवश्यक पोषक तत्व मदर से प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत विटामिन मिनरल्स के साथ साथ ब्लड में पाए जाने वाले विटामिन मिनरल्स और अन्य पोषक तत्व जो उस इम्प्लांट फर्टिलाइज्ड एग को आवश्यक है, और उस यूट्रस के अंदर मां के गर्भ में वो एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है और ग्रोथ वृद्धि विकास करके एक न्यू चाइल्ड बेबी तैयार करता है। तो हम कह सकते हैं बच्चों की पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाली मुख्य घटनाएं क्या है? पहला zygote का फॉर्मेशन होता है। zygote धीरे धीरे वृद्धि विकास करता है और वृद्धि विकास करके वो भ्रूण बनाता है, एम्ब्रियो। तो बच्चों यहाँ पर एम्ब्रियो क्या है? व्हाट इज द एम्ब्रियो? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम भ्रूण का विकास का अध्ययन करते हैं। साथ कहां से कहां तक, ये एक पॉइंट देखने लायक है कि हम भ्रूणकी किसे कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निषेचित अंडाणु से लेकर zygote तक बनने की प्रक्रिया को भ्रूणकी कहते हैं। We can study about embryo is the particular branch of biology is known as embryology. Embryology is the divided into two parts, embryo and logy. Logy और embryo दो पार्ट में बताएं। embryo माने होता है
भ्रूणलॉजी मीन्स होता है स्टडी। तो हम कह सकते हैं कि एम्ब्रियो के अंतर्गत एम्ब्रियो का अध्ययन करना ही एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। और ये एम्ब्रियोलॉजी के बारे में हम सब जानते हैं, बच्चों पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत हम एम्ब्रियो का अध्ययन करते हैं। और ये एम्ब्रियो आया कहां से? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्मेशन किसका हुआ? जायगोट का। और जायगोट वृद्धि विकास करके क्या बनाता है? तो बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट और आपको बताना है कि जो ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है? नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलन कहाँ होता है? ये मादा के शरीर के अंदर फैलोपियन ट्यूब में, एम्पुला में होता है। फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। एग्जाम में आता है, सीबीएसई या नीट एग्जाम में भी आता है, पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्लेस वेयर देयर ऑकरेंस ऑफ फिनोमेना इज द ऑफ द फर्टिलाइजेशन, इन विच प्लेस फर्टिलाइजेशन। तो आप बच्चे बताओगे कि फैलोपियन ट्यूब इज द प्लेस ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज द प्लेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर जो एम्पुला फैलोपियन ट्यूब का होता है उसके पास यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, जहां पर नर युग्मक तथा मादा युग्मक आपस में मिलते हैं और मिल करके जायगोट बनाते हैं। और ये जायगोट वृद्धि विकास करके एम्ब्रियो का निर्माण करता है। दूसरी चीज यहां पर आपको बता दें, एंड्रोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी। दो पॉइंट आपको और फिर से बता रहे हैं। एंड्रोलॉजी, दूसरा है गायनेकोलॉजी। बल्कि यहाँ पर ये दोनों ब्रांच जीव विज्ञान के हैं और ये दोनों को हम जीव विज्ञान में पढ़ते हैं। पहले हमने यहाँ पर बताया आपको एंड्रो का अर्थ होता है मेडिकल साइंस में, चिकित्सा शास्त्र में, उनके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत नर यदि मेल के फर्टिलिटी, मेल की शिथिलता, मेल की इनफर्टिलिटी के बारे में अध्ययन करते हैं, जिससे मेल को कैसे फर्टिलिटी बनाया जाए, कैसे उसको प्रजनन योग्य बनाया जाए, उसका डायग्नोस और ट्रीटमेंट होता है। इस शाखा के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। तो व्हाट इज द एंड्रोलॉजी? एंड्रोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंसेस। वी कैन स्टडी अबाउट फर्टिलिटी, रीमेंटेन एंड sterility or the remaintain in the male is known as andrology. In other hand, gynecology. Gynecology is the branch of medical sciences. We can study about the diagnosis and treatment of the female is known as gynecology. Gyneco means female reproductive parts. And logy means to study. इसी पर एंड्रो means male plus logy means male reproductive organs and logy means to study. बच्चों ये कभी-कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि एंड्रोलॉजी क्या है, गायनेकोलॉजी क्या है। एंड्रोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं एंड गायनेकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं। तो फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि एंड्रो मीन्स एंड्रोसियम से आता है, जबकि आप एंड्रोसियम एक प्लांट का नर जनन अंग है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, वहां पर भी हम मेल पुष्प के अंग के बारे में पढ़ते हैं, जबकि गायनोसियम वहां पर आता है फीमेल पुष्प के बारे में। यहाँ पर गैनिको शब्द आया है, अर्थात स्त्री रोग शाखा, स्त्री रोग विशेषज्ञ को हम गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। और वो जो गायनेकोलॉजिस्ट बनते हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट सब्जेक्ट का मास्टर डिग्री प्राप्त करते हैं और उसमें पीएचडी करते हैं, तब वो गायनेकोलॉजिस्ट की प्रोसेस से गुजरते हैं और उसका पूरा उनका नॉलेज होता है। तो बच्चे यहाँ पर हम बता दें कि एंड्रोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी बोथ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंसेस, बट द स्टडी आर डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल। मेल में हम मेल स्टेरिलिटी, मेल फर्टिलिटी, कैसे उसको डायग्नोस, कैसे उसका निदान करें कि ज्यादा से ज्यादा मेल के द्वारा बच्चे पैदा हो, उसके अंदर क्या स्पर्म की कमी है, क्या स्पर्म कैसे नहीं बनते हैं, क्या कमी है उसके अंदर की मेल हार्मोन्स की कमी है या टेस्टोस्टेरोन की कमी है या एंड्रोजन की कमी है, उसके बारे में हम एंड्रोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इन अदर हैंड गायनेकोलॉजिस्ट के अंतर्गत भी
स्त्री रोग के बारे में अध्ययन करते हैं, अर्थात स्त्रियों में बच्चे नहीं पैदा होते या पैदा होते हैं, अर्थात उन पैदा होने में, चाइल्ड बर्थ होने में कौन कौन से हार्मोन्स, कौन कौन से न्यूट्रिशनल मटेरियल्स, कौन कौन से प्रिकॉशंस जरूरी है, वो सभी गायनिकोलॉजी वाले, स्टडी करने वाले डॉक्टर्स समझते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें बच्चों कि गायनिकोलॉजी, गायनिकोलॉजी जिसे नाम से पता चल रहा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत मेन पार्ट आपका क्या क्या आता है, यूट्रस, विजाइना, फैलोपियन ट्यूब, एम्पुला, ओवरी एटसेट्रा। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें के बारे में, उनकी संरचना, स्ट्रक्चर, उनमें डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स, डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन्स, जैसे कि एंड्रोलॉजी में भी डिफिशियंसी ऑफ स्पर्म, यहाँ पर भी डिफिशियंसी ऑफ ओवम, एग्स है या नहीं है, बनता है कि नहीं बनता है, टेस्टिस में स्पर्म बनता है, वो हम एंड्रोलॉजी के अंदर, ओवरी में ओवम बनता है, ओवरी में यहाँ पर ओवम बनता है कि नहीं बनता है, जैसे चित्र में यहाँ पर दिखाई गई है, एक की संरचना है और ये स्पर्म, ये एग्स कहाँ बने, ये जो एग्स हैं ये ओवरी में बनते हैं, जबकि स्पर्म जो है वो टेस्टिस में बनते हैं, ब्रिस्टल में। टेस्टिस मींस ब्रिस्टल, ओवरी मींस अंडाशय। इस तरह हम यहाँ पर बच्चों आपको बताना चाहेंगे कि इम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, एंड्रोलॉजी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, गायनिकोलॉजी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं। तो फिर से हम एक पॉइंट रिवीजन करना चाहते हैं जो कंपटीशन भी पॉइंट पर आता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, एंड्रोजन हार्मोन्स, ये सभी हार्मोन्स का नाम आप पढ़ेंगे कक्षा 12वीं में। उसके साथ साथ आपको क्लियरिफाई होना चाहिए कि टेस्टोस्टेरोन and androgen hormones are called male hormones. In other hand, progesterone and estrogen hormones are female hormones. और इसी को हम बोलते हैं मादा हार्मोन्स। ये क्या दोनों रोल करते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है वो मेल फर्टिलिटी, मेल के जो कैरेक्टर्स हैं जैसे आवाज का बढ़ना, दाढ़ी मूंछों का आना, शरीर का सुडौल होना और साथ में स्पर्म्स का फॉर्मेशन करना, उनके अंदर फर्टिलिटी आना। जबकि दूसरी तरफ हमने आप बता रहे हैं कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है या एस्ट्रोजन, दोनों ये हार्मोन्स मादा के शरीर में बनते हैं और उस मादा के शरीर के अंदर ओव्यूलेशन होता है, ओवरी के अंदर ओवम बनता है कि नहीं बनता, उस साथ ही साथ उस फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी रिफॉर्म करता है। जैसे अभी हम आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के बारे में, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के बारे में बताया कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स इज द रिस्पांसिबल फॉर provided of the male characters like that beard का आना, भारी आवाज का होना, शरीर को सुडौल होना, फर्टिलिटी को बढ़ाना इत्यादि। उसी तरह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है जो फीमेल्स के अंदर जो जितने भी फीमेल्स कैरेक्टर हैं, जैसे आवाज का पतला होना, शरीर के अंदर यूट्रस का ग्रोथ और डेवलपमेंट कराना, मेमोरी ग्लैंड को वृद्धि विकास कराना, इसके साथ ही साथ उस के अंदर ओव्यूलेशन की क्रिया प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है, किसकी डिफिशियंसी है, इस सभी को हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के कारण हम पता लगा सकते हैं। बच्चों के यहाँ पर एग्जाम में आता है व्हाट इज द टेस्टोस्टेरोन, व्हाट इज द एस्ट्रोजन, व्हाट इज द प्रोजेस्टेरोन, व्हाट इज द एस्ट्रोजन। दूसरी तरह हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एक्रोसिन एंड हाइलुरोनिडेज नामक एंजाइम्स। तो आपको हम फिर से रिवीजन कराना चाहते हैं कि एक्रोसिन एंड हाइलुरोनिडेज एंजाइम्स इज हेल्पफुल फॉर द स्पर्म, those sperm are collect in the surround area of the eggs, but one sperm cell are penetrate in egg cell through layers of the ovum. These layers of ovum are damaged or deleted with the help of ectosomes plus hyaluronidase enzymes. Okay, you know also in the previous time बच्चों आपने कक्षा 11वीं में पढ़ चुके होंगे कि जो स्पर्म और ओवम दोनों की जो संरचना होती है वो कक्षा 10th में भी, 11th में भी आपने पढ़ा, लेकिन मेनली यहाँ पर आप दोनों इस क्लास में 12th में देखेंगे कि जो इस शुक्राणु है और अंडाणु की संरचना का विस्तृत अध्ययन कक्षा 12 में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर स्पर्म भी
आपको माइक्रोस्कोपिक है, ओवम भी माइक्रोस्कोपिक है। हम इसको नहीं देख सकते विदाउट माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के सहारे, क्योंकि दोनों ये बहुत माइन्यूट और बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, किंतु इनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप की मदद से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और उनकी संरचना का विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं कि स्पर्म मेल का पार्ट है और ओवम या एग्स फीमेल का पार्ट है। ओवम इज द सिंगुलर वर्ड, ओवा इज द प्लूरल वर्ड। यहां पर फिर से हम आपको बताते जाते कि फर्टिलाइजेशन की 3 प्रोसेस होती हैं। यहां पर फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें सबसे ज्यादा तीनों का रोल है। लेकिन प्री फर्टिलाइजेशन में किसका निर्माण होता है, फर्टिलाइजेशन में कौन सी घटना इवेंट्स होती है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है। आज यहाँ पर बच्चों आपको फिर से हम बता दें कि यदि आपको ये पसंद आया हुई तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। थैंक यू वेरी मच। कितने मिनट चली? काफी लंबी क्लास होगी सर।